और अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। बिहार में दूसरे चरण का जो प्रचार है उसका शोर आज शाम थम जाएगा। बिहार में दूसरे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बिहार में खूब ताकत झोंकी जा रही है। कई बड़े नेताओं का जनसभा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार में एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों ओर से भरपूर ताकत झोंकी जा रही है। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, आज दूसरे चरण के प्रचार का शोर समाप्त हो जाएगा, लेकिन किसके शोर में आवाज बुलंदी वाली दिख रही है? अभिषेक, देखिए नवीन, आज शाम 5 बजे से दूसरे चरण में जो चुनाव होने हैं 5 लोकसभा क्षेत्रों में, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका है। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में 26 तारीख को मतदान होना है और उसके पूर्व आज से प्रचार का शोर थम जाएगा और अब जो भी उम्मीदवार हैं, उनके समर्थक हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, अलग तरीके की सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन करेंगे, लेकिन जो चुनावी प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ये जो 5 जहां पर चुनाव हो रहे हैं 5 लोकसभा क्षेत्र में, ये 5 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की तरफ से जदयू के प्रत्याशी हैं। पिछली बार जो 4 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ था उसमें जदयू के एक भी उम्मीदवार नहीं थे और इस बार 5 लोकसभा क्षेत्र जदयू के लिए है और जदयू के उम्मीदवार ही 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से 4 पे वो सिटिंग है और एक जो किशनगंज है, जो कांग्रेस के खाते में 2019 में गई थी, एक बार फिर से वहाँ जदयू को ने अपना ताल ठोका है और मुजाहिद आलम को वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। और किशनगंज का अगर बात करें नवीन, तो किशनगंज में जो वहाँ संख्या है अल्पसंख्यकों की, खास करके मुस्लिम समुदाय की, उसकी संख्या तकरीबन 60% है। इसलिए वहाँ से अभी तक बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि नीतीश कुमार अपनी सभाओं में लगातार यह कह रहे हैं कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए लगातार काम किया है, हमने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किए हैं उसको वो गिनाते हैं और उसके बिना पर वो वोट मांग रहे हैं। अगर बात करें अब किशनगंज में कि जदयू के अलावा वहां पर और कौन उम्मीदवार है, तो जो कांग्रेस से वहां पर निवर्तमान सांसद है मोहम्मद जावेद, वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिर से एक बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। और वहीं जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह विधायक है अमौर से अख्तरुल इस्लाम, वो इमाम, वो फिर से एक बार ताल ठोके हैं MP में, तो MP का चुनाव के लिए। और इस बार जो मामला है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि पिछली बार AIMIM ने इसी इलाके से 4 विधानसभा सीटें जीती थी और काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिखा था। इस बार क्या कुछ होगा यह तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो शोर है वो तीनों दलों के लिए बराबर हो रहा है और जदयू को इस बार मौका मिलता है। वहाँ की जनता जदयू को मौका देती है या नहीं देती है? क्या AIMIM जो अगर अल्पसंख्यकों का वोट काटती है तो उसका बेनिफिट जदयू को मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात अब करें हम पूर्णिया की। पूर्णिया तो त्रिकोणीय हो ही चुका है और पूरे देश में सबसे चर्चित सीट में पूर्णिया है। आप समझ लीजिए पूर्णिया पप्पू यादव लगातार कैंप कर रहे हैं। उसके अलावा जो तेजस्वी यादव है, पिछले 3 दिनों से पूर्णिया में लगातार कैंप करके रोड शो किया है अपने जो प्रत्याशी है बीमा भारती उसके साथ। और उसके अलावा उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि आपकी जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम एनडीए है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। अगर आप इंडिया के उम्मीदवार यानी कि उनके जो राजद के उम्मीदवार बीमा भारती हैं उनको अगर वोट नहीं देते हैं तो आप फिर एनडीए को वोट दीजिए, किसी और को वोट मत दीजिए। यानी कि तेजस्वी यादव यहाँ तक उतर गए हैं कि किसी भी हाल में पप्पू यादव को वोट ना मिले, पप्पू यादव जीते ना या फिर लड़ाई में ना हो, और इसलिए तेजस्वी यादव वहाँ लगातार कैंप किए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया पूर्णिया में तेजस्वी यादव, और उन्होंने पूर्णिया को लेकर काफी कुछ कहा। तो पूर्णिया सीट काफी हॉट सीट है, क्या कुछ होगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्णिया सीट में काफी तेज लड़ाई है और जहां पप्पू यादव अपना पसीना बहा रहे हैं और उसके बाद अब तेजस्वी यादव भी अपना वहां पसीना बहा रहे हैं। और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा कर चुके हैं। नीतीश कुमार 6 दिनों तक मधेपुरा में रहते हुए पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने पूर्णिया में समय बिताया, पूर्णिया में उन्होंने मेहनत किया। तो
पूर्णिया सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगर बात करते हैं कटिहार की, तो कटिहार में एक तरफ जहां जदयू के निवर्तमान सांसद दुलालचंद गोस्वामी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तारिक अनवर है। तारिक अनवर का एक लंबा इतिहास है, वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ काम किए हुए नेता है। वो 5 बार से सांसद रह चुके हैं कटिहार से। तो वो इस बार अपने आप को अंतिम चुनाव के तौर पर ला रहे हैं और वो पब्लिक के सामने बोल भी रहे हैं, जनता के सामने, कि हम इस बार आखिरी चुनाव है, इस बार आप हमको जिता दीजिए। और वहीं अगर दुलालचंद गोस्वामी की बात कही जाए, वो बहुत जमीनी नेता है और वो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र में उनकी एक अच्छी पकड़ है। वो डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से मिलते हैं या फिर कहा जाए तो आम जनता से भी वो डायरेक्ट मिलते हैं। वो आम जनता तक उनका जो रिच है वो वहाँ कटिहार के सांसद के पास है। तो वहाँ पर भी संगठन बीजेपी का लगातार काम कर रही है। कटिहार में अमित शाह ने सभा किया था और वहाँ पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला था। और जिस तरह से कहा जाए कि कटिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभाएं की है, राहुल गांधी ने सभा की थी। और इसके बाद अगर हम बात करें भागलपुर, जहां राहुल गांधी ने सभा की है, तो भागलपुर से अजित शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया। अजित शर्मा भागलपुर सदर से विधायक है और पुराने नेता हैं और वो इस बार लड़ाई में है। और जो पुराने जो वहाँ से सांसद हैं जदयू कोटे से, अजय मंडल फिर से एक बार वहाँ से चुनावी मैदान में है। और नवीन, सबसे दिलचस्प क्या है कि भागलपुर सीट पर जो समीकरण है उसमें जो बुलो मंडल कभी वहाँ से सांसद हुआ करते थे, जिसे हरा करके अजय मंडल सांसद बने हैं और वो आरजेडी से पुराने ताल्लुकात थे, आरजेडी के बड़े नेता में से थे। वो अब कुछ दिन पहले शामिल हो गए हैं, आपको कहा जाए तो जदयू में। तो वो भी एक फैक्टर काम कर रहा है। और कटिहार में भी जो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे आरजेडी के, वो अब जो वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन माने जाते हैं कटिहार में, वो जो है वो भी शामिल हो गए हैं जदयू में। तो ये 2 फैक्टर बहुत बड़ा हो गया है जदयू के लिए। जदयू बड़ा अचीव मान रही है इस चीज़ को, जो 2 बड़े लोगों को लेकर के साथ में वो आरजेडी को तोड़ी है। तो आरजेडी का जो तबका था वो जाकर के जब फिर जदयू में सट गया है, तो उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और अब बात करें अगर बांका की, जो बांका बिहार और झारखंड के बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर जयप्रकाश यादव फिर से एक बार चुनावी मैदान में है और वो उनका लंबा इतिहास रहा है बांका से, और बांका उनकी परंपरागत सीट रही है। और वहाँ से एक बार फिर से जयप्रकाश यादव, जो लालू के बहुत करीबी नेताओं में से एक हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है, वो केंद्र में लगातार जब लालू या प्रसाद रहे हैं तो इनकी बहुत महत्वता रही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर है आरजेडी के। इनकी लड़ाई है। और गिरधारी यादव दूसरी तरफ जदयू के जो वहाँ से सांसद हैं वो है। तो दोनों की लड़ाई है। और बांका की लड़ाई भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई मायनों में है कि बांका में जो यादवों की संख्या है वो बहुत अच्छी है और उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो बांका की लड़ाई भी आसान नहीं है। आपको नवीन एक बात मैं ये भी बता दूं, जो लगातार हर लोकसभा क्षेत्र में जदयू खास करके इस 5 सीट पर जहां जदयू लड़ रही है, हर लोकसभा क्षेत्र में एक एक मंत्री को लगातार पिछले 2 हफ्ते से वहां भेजे हुए है। बांका में जहां बांका और भागलपुर में श्रवण कुमार काम कर रहे हैं जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उसके अलावा कटिहार में अशोक चौधरी ने कमान संभाल रखा है, पूर्णिया में लेसी सिंह कमान संभाल रखी है और वहीं पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है, वो किशनगंज में कमान संभाल रखे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं ये कमान संभाले हुए हैं और पूरी तरीके से मुस्तैदी से लड़ाई हो रही है। और जो लग रहा था नवीन की एक समय में कि 400 पार का नारा और बीजेपी और तमाम चीज़ें एक तरफ मामला हो जाएगा, एक तरफ होता हुआ मामला नहीं दिख रहा है। भले जीत किसी की भी हो, लेकिन लड़ाई दिलचस्प हो रही है। और तेजस्वी यादव जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे बिहार को लीड कर रहे हैं महागठबंधन में, और समय समय पर जो महागठबंधन के तमाम और नेता भी शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो लड़ाई बहुत दिलचस्प दिख रही है और कांटे की दिख रही है। अभी यह कहना बिल्कुल भी जल्दबाजी होगी, किसी के भी पक्ष में ये चुनाव जा सकता है, लेकिन यह जरूर है कि लड़ाई अब काफ़ी दिलचस्प हो गई है। और ये 5 लोकसभा क्षेत्र में ही जो ट्रेंड सेट होगा, तो एक रुझान समझ में आएगा कि पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है। नवीन, चलिए, तो 5 लोकसभा सीटों का आपने विस्तार से जिक्र किया अभिषेक। 5 लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और
कौन सा दावेदार कैसी दावेदारी पेश करता हुआ नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों का आपने जिक्र किया। एक और चीज समझना चाहेंगे अभिषेक कि अगर आप दोनों ही ओर से देखें, एनडीए की ओर से तो लगातार प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार बिहार पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभी आपने जिक्र किया कि जेडीयू के मंत्री अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर बीते कई दिनों से लगातार कैंप कर रहे हैं। इसका मतलब यह समझा जा सकता है अभिषेक कि ये पांचों लोकसभा सीट इतना आसान एनडीए के लिए भी नहीं है। हालांकि दोनों ओर से चुनावी प्रचार में खूब ताकत झोंकी गई है। एक और जहां मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं, राहुल गांधी पहुंचते हैं, ऐसे में यह दूसरा चरण बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अभिषेक। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले चरण को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज जो घटा है, उसके बाद ये समझ में तो जरूर आ रहा है कि लोगों में वोट देने के लिए उत्साह थोड़ा कम है। अब किस तबके का लोग का उत्साह कम है? क्या एनडीए पक्ष के जो वोटर है वो नहीं निकले या महागठबंधन पक्ष के वोटर है वो नहीं निकले? तो ये विश्लेषण का विषय है और इस पर तमाम पार्टियों ने विश्लेषण किया है। इसमें कोई बात नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने विश्लेषण किया कि क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये लोग नहीं निकले थे। चुनाव आयोग ने ये विश्लेषण किया था कि सुविधाएं और बढ़ानी होगी, तो शायद वो सुविधाएं अगले चरण में जो 26 तारीख को जो वोटिंग होना है वहां दिखेगा। लेकिन आपने बिल्कुल जो सवाल किया कि जो लड़ाई है वो लड़ाई काफी टाइट है। एनडीए बिल्कुल भी एक भी सीट लूज करने के लिए तैयार नहीं है और जो मेहनत है, भले ही 400 पार का नारा दिया गया हो नरेंद्र मोदी के द्वारा, भले ही राम मंदिर, धारा 370, सीएए या तमाम जो चीज़ें हैं वो हो रही हो, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बाहर निकले, आप समझिए नवीन, कल तक जो नीतीश कुमार को हम लोग काफ़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर समझ रहे थे या फिर जो स्लिप ऑफ टंग उनका कई बार हो जा रहा था बोलने में, और तो लग रहा था कि शायद ये इस बार कैंपेन भी अच्छे से नहीं कर सकेंगे, जिसका खामियाजा हो सकता है कि जदयू के नेताओं को या उम्मीदवारों को भुगतना पड़े। लेकिन पिछले 7 दिनों से जो उन्होंने कैंपेन किया इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर में, और उसके अलावा रोड शो भी उन्होंने जो किया है, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार रिवाइव करते हुए दिख रहे हैं और पूरा कमान वो संभाल लिए हैं फिर से एक बार। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पार्टी का नेता नीतीश कुमार फिर से घूम रहे हैं क्षेत्रों में, और उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है जब आपके नेता दिखने लगते हैं कि नहीं वो मजबूत हैं और अभी शारीरिक रूप से वो बिल्कुल स्ट्रांग है, तो फिर जो आपके कार्यकर्ता है उसमें भी उत्साह आता है। क्योंकि विवेक समझना होगा कि जो जदयू पार्टी है ना, जदयू पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर चल रही है, इसके बाद इसका भविष्य क्या होगा यह अभी किसी को नहीं पता है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, अगर तबीयत उनकी बिगड़ी और वो शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव नहीं रह सकते हैं, वो लगातार काम नहीं कर सकते हैं, तो तेजस्वी यादव उनके बेटे हैं, बतौर बेटा उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वो अब काम कर रहे हैं। तो जो उनके पार्टी के जो वर्कर है वो उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जदयू के साथ ये समस्या है, नीतीश कुमार के बाद कौन? तो नीतीश कुमार अगर नहीं निकलते और नहीं काम करते तो काफी दिक्कत होती जदयू के लोगों को, खास करके जदयू के वर्करों को ये लगता कि अब तो नीतीश कुमार हमारे नेता इस तरह से मजबूती से आप हमारे बीच हैं ही नहीं, तो वो कुछ और ऑप्शन तलाशते। चूंकि जब उत्तराधिकारी नहीं होता है किसी भी पार्टी में, तो वहां पर ठहरना लोगों के लिए भविष्य अपने दिखता खतरे में है। तो लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में काम किया है खास करके, और जो रोड शो, और लगातार वो कल देर शाम लौटे हैं मधेपुरा से, लगातार 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, 23 तारीख तक वो काम किए हैं और 16 तारीख को भी वो गए थे। तो कुल मिलाकर के वो पूरे जो सभाएं हैं काफ़ी सभाएं की है। पूर्णिया में तो उन्होंने 9 सभाएं कर दी, कटिहार में वो भी 7 सभाएं की है, बांका में उन्होंने 6 सभाएं की, भागलपुर में उनका करीब 6 सभा भागलपुर में भी किया, और किशनगंज में उन्होंने 7 सभाएं की। तो इस तरह से अगर सभाएं और रोड शो को जोड़ा जाए, जो कि नीतीश कुमार कभी भी रोड शो नहीं करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने रोड शो भी किया है। नीतीश कुमार का पूरा इतिहास है इतने लंबा, उनका 20 साल तकरीबन मुख्यमंत्री का होने जा रहा है, 18 साल पूर्ण चुका है, 19वां साल चल रहा है। तो 19 साल का मुख्यमंत्रित्व काल में या फिर केंद्रीय मंत्री रहते हुए कभी भी उन्होंने रोड शो नहीं किया, लेकिन इस बार वो रोड शो भी कर रहे हैं। 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में आप बस के छत पर निकल करके आप रोड शो कर रहे हैं, और 74-73 साल उम्र हो रही है उनकी, और जिस तरह से उनका स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को समस्या महसूस हो रही थी, लेकिन जिस तरह से वो निकले हैं और सभाएं कर रहे हैं, वो काफ़ी मतलब ऊर्जावान मतलब तरीके से काम कर रहे हैं, और जिसका बेनिफिट हो सकता है कि जदयू के लोगों को मिलेगा। लेकिन नवीन, ये जरूर है इन 5 सीटों के चुनाव के बाद
एक ट्रेंड सेट हो जाएगा और एनडीए हो या महागठबंधन दोनों को समझ में आने लगेगा कि जनता का झुकाव किधर है, जनता अब किस ओर जा रही है। बिल्कुल, जनता का झुकाव किधर है और हवा किस ओर बह रही है, यह भी तय होगा। अभिषेक, दूसरे चरण का चुनाव बिहार में बेहद अहम होने वाला है। सभी 5 सीटों का आपने जिक्र किया, वहां के समीकरण बताए, किस तरीके से वहां पर कैंपेनिंग की जा रही है, एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, इन तमाम चीजों का आपने जिक्र किया। और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज कितना होता है, इस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। अभिषेक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 लोकसभा सीटों पर कई प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। दोनों ही ओर से बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े दमखम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वोट जनता किसको देगी, ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।